जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल RS एजुकेशन सेंटर पर। साथियों, इस सेशन में हम बात करेंगे आरपीएससी के स्क्रूटनी फोरम के बारे में। आरपीएससी विभिन्न परीक्षाएं साथियों आयोजित करवाती है और जब कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चयनित किए जाते हैं तो उनको एक फॉर्म फिलअप करना होता है, डिटेल्ड कम स्क्रूटनी फॉर्म। चाहे आप फर्स्ट ग्रेड के कैंडिडेट हो, चाहे सेकंड ग्रेड के कैंडिडेट हो, परफॉर्मा आपका सेम रहता है स्क्रूटनी फॉर्म का। तो बिल्कुल आप चाहे किसी भी भर्ती के कैंडिडेट हो, आरपीएससी सेम ही साथियों आपको ये स्क्रूटनी फॉर्म प्रोवाइड करवाती है। तो इसमें कौन कौन सी डिटेल आपको भरनी है, क्या क्या जानकारी आपको इसमें साथियों देनी होती है, कंप्लीट चर्चा इस सेशन में हम करने वाले हैं। इसके बाद में स्क्रूटनी फॉर्म को लेकर अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम चैनल RS एजुकेशन सेंटर पर जुड़कर अपना सवाल वहां पर साथियों पूछ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं सेशन को, जिसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि देखिए, सबसे पहले तो आपको एक 50 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लेना होगा, जो आप अपने नज़दीकी कोई भी पोस्ट ऑफिस से साथियों ले सकते हैं। सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग के नाम से साथियों आपको ये जारी करवाना है। इसके बाद में यहाँ पर आपकी जो नवीनतम फ़ोटो है वो साथियों यहाँ पर आपकी चस्पा हो जाएगी। इसके बाद में देखिए, डिटेल यहाँ पर जो आपको खुद को फिलअप करनी है वो देख लेते हैं। यहाँ पर आपका रोल नंबर आ जाएगा, जिस भी परीक्षा में आप पास आउट हुए हो तो बिल्कुल यहाँ पर उसका रोल नंबर आ जाएगा। आवेदन पत्र क्रमांक, यहाँ पर आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उसमें साथियों एक एप्लीकेशन आईडी मिलती है, यानी रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी है आपका वो यहाँ पर आपको फिलअप करना है। मेरिट क्रमांक आपको नहीं फिलअप करना है, ब्लैंक छोड़ देना है। पोस्टल ऑर्डर नंबर, जो 50 रुपये का पोस्टल ऑर्डर मैंने आपको बताया है, उस पोस्टल ऑर्डर के एक पर्टिकुलर नंबर होते हैं वो यहाँ पर साथियों आपको डाल देने हैं। इसके बाद में जो भी आपका नोटिफिकेशन आता है उसका नोटिफिकेशन का पर्टिकुलर एक नंबर आता है, जैसे 4/2022 हो सकता है, वो 5/2022 हो सकता है वो 8/2022। तो जिस भी भर्ती का जो भी नोटिफिकेशन आता है उसके ऊपर क्लियरली मेंशन होकर आता है नोटिफिकेशन नंबर, तो उस नोटिफिकेशन का नंबर यहाँ पर साथियों डाल देना है। अब किसी विज्ञापन में यानी किसी भर्ती में अगर 3-4 पद एक साथ में शामिल किए जाते हैं तो यहाँ पर उनको पर्टिकुलर पद कोड दिया जाता है। अगर आपकी भर्ती में पद कोड नहीं है या नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं है तो इस पद कोड को आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, या फिर अगर नोटिफिकेशन में क्लियरली दिया हुआ है पद कोड तो आप डाल दीजिएगा। इसको लेकर ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत है नहीं। पद का नाम आपका आ जाएगा यहाँ पर। अगर आप फर्स्ट ग्रेड के टीचर हैं तो फर्स्ट ग्रेड वाला लिख दीजिएगा, सेकंड ग्रेड के हैं तो सेकंड ग्रेड का, या फिर आप अन्य किसी भर्ती के कैंडिडेट हैं तो बिल्कुल वो लिख दीजिएगा। विभाग का नाम यहाँ पर आरपीएससी का नहीं लिखना है, इस चीज़ का खास करके ध्यान रखिएगा। जिस विभाग के अंतर्गत आपकी परीक्षा आयोजित हुई है, यानी अगर आप माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत कोई एग्जाम है आपकी या फिर कोई भर्ती है तो बिल्कुल उस माध्यमिक शिक्षा विभाग का नाम लिखना है। या फिर यहाँ पर साथियों अगर आप किसी दूसरे विभाग की एग्जाम यहाँ पर अगर आरपीएससी ने करवाई है और उसमें आप पास आउट हुए हैं डीवी के लिए तो उस विभाग का नाम यहाँ पर लिखना है। इसके बाद में आपकी आ जाती है कैटेगरी। अगर आप जनरल से हैं तो जनरल, जो भी पर्टिकुलर कैटेगरी है अपनी यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा, यानी आपको उसके नीचे टिक करना है। ठीक है, अगर आप जनजातीय क्षेत्र से हैं तो वहाँ पर आप अपना यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। 12 वालों के लिए 12 के लिए अलग से कॉलम यहाँ पर दिया हुआ है, तो जो भी जो उस पर लागू होता है वो अपना टिक कर दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी है आपके जन्म स्थान और मूल निवास। दोनों में फ़र्क ये है कि हो सकता है आपका बर्थ प्लेस कोई दूसरा डिस्ट्रिक्ट हो और आपका जो मूल निवास स्थान है, जिस जगह का आपका मूल निवास प्रमाण पत्र बना हुआ है, बिल्कुल वो हो सकता है आपका अलग है। तो उन दोनों की जानकारी देनी है कि जन्म स्थान आपका कौन सा है, राज्य, जिला, तहसील व अन्य टिप्पणी आप अगर कोई गाँव वगैरह का नाम देना चाहते हैं तो यहाँ पर डाल सकते हैं। मूल निवास में भी सेम आपका जो पर्टिकुलर आज राज्य कौन सा है, जिला कौन सा है, तहसील कौन सी है, और अगर आप अपने गाँव वगैरह की जानकारी देना चाहते हैं तो वो यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके बाद में साथियों अतिरिक्त जो विशेष श्रेणी है, जैसे महिलाओं के लिए विडो, डाइवोर्स, ठीक है, अविवाहित, ठीक है, और यहाँ पर जो 4 कैटेगरीज दी हुई हैं इनमें से आपको चारों में से एक पर क्लिक करना है। या तो आप अविवाहित होंगी या फिर विवाहित होंगी या फिर विडो और डाइवोर्स, जो भी आपके ऊपर लागू होती है क्लिक कर दीजिएगा। अगर आप एक अविवाहित कैंडिडेट हैं तो बिल्कुल यहाँ पर आप टिक कर दीजिएगा। इसके बाद में निःशक्त जन, जो पीएच कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं, पर्टिकुलर कैटेगरी होती है पीएच की भी, यहाँ पर हो सकता है आप बीएलवी कैटेगरी से हो, एचआई से हो, एलडीसीपी से भी हो, जिस कैटेगरी से हो बिल्कुल उसके नीचे टिक कर दीजिएगा। जैसे आप एलडीसीपी एंड अदर से हैं तो एलडीसीपी के नीचे ये टिक कर दीजिएगा। एक्स सर्विसमैन है तो अपने एक्स सर्विसमैन के नीचे, उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं तो उत्कृष्ट खिलाड़ी के नीचे आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप पहले से किसी दूसरे विभाग में कार्यरत हैं तो उसकी जानकारी भी यहाँ पर आपको देनी होगी, किस विभाग में आप कार्यरत हैं और यहाँ पर उस पद का नाम क्या है वो जानकारी यहाँ पर साथियों आपको देनी होती है। राज्य सेवा कर्मचारी हैं, गजेटेड ऑफिसर हैं, या फिर एज राजपत्रित अधिकारी हैं, या फिर मंत्रालय कर्मचारी हैं, विभागीय कर्मचारी हैं, किस प्रकार की आपकी पोस्ट है इसकी जानकारी यहाँ पर साथियों आपको
देनी होगी, जो भी अगर आपके ऊपर लागू होता है तो यहाँ पर टिक कर दीजिएगा। अगर आप किसी भी विभाग में कार्यरत नहीं है, एक फ्रेश कैंडिडेट है, तो बिल्कुल आपको इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में आपकी नॉर्मल जानकारी यहाँ पर साथियों आ जाएगी, देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए पूछा गया है आवेदक का नाम हिंदी में लिख सकते हैं आप, नॉर्मल सी बात है, और इंग्लिश में जो आपके डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग नाम है वो लिखिएगा, ठीक है। पिताजी का नाम हिंदी में और इंग्लिश में ब्लॉक लेटर्स में यानी बड़े अक्षरों में आपको यहाँ पर साफ साफ लिख देना है। सेम माताजी का नाम यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद में 3 नंबर में आपकी जन्म तिथि और विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि को आयु। अब आप अपना नोटिफिकेशन निकालिएगा, जो भी आपकी भर्ती हुई है उस नोटिफिकेशन में क्लियर कट एक यहाँ पर साथियों आयु का एक कॉलम दिया रहता है। उस आयु के कॉलम में आप अगर देखेंगे जाके तो वहाँ पर ये क्लियर दिया जाता है कि आपकी आयु की गणना किस तिथि को की जाएगी। अगर आपके नोटिफिकेशन में ये दिया गया है कि 1/1/2023 से आपकी आयु की गणना की जाएगी, तो बिल्कुल 1/1/2023 को आपकी आयु कितनी हो रही है वो यहाँ पर आपको लिखनी है। आप देख लीजिएगा अपने नोटिफिकेशन में वो डेट कौन सी दी हुई है, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर लिखिएगा। नागरिकता मैक्सिमम की भारतीय होने वाली, तो आप इसमें भारतीय लिख दीजिएगा। इसके बाद में आपकी वैवाहिक स्थिति, आप मैरिड है, अनमेरिड है, विडो है, डाइवोर्स है, इसकी जानकारी यहाँ पर आपको साथियों देनी है। अगर आप मैरिड कैंडिडेट है तो विवाहित के नीचे टिक कर सकते हैं। इसके बाद में अगर आप मैरिड कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर आपको पूरा यहाँ पर साथियों विवरण देना होगा, ठीक है। पति, अगर आप एक मैरिड मेल कैंडिडेट अगर मान लेता हूँ तो उसको अपनी वाइफ का नाम, विवाह तिथि, विवाह स्थान, पंजीयन संख्या। पंजीयन संख्या आप जब मैरिज सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलता है, वो यहाँ पर आपको डालना है। पंजीयन स्थान मैक्सिमम अपने गाँव में ही आपने बनवाया होगा या आप अपने ससुराल में बनवाया होगा। जो भी पंजीयन अधिकारी है जिसके नाम से जारी हुआ है तो उसमें पैलेस का नाम आता है, उस पैलेस को यहाँ पर डाल दीजिएगा। पंजीयन अधिकारी जो भी है उनका भी यहाँ पर नाम डाल दीजिएगा। अब आप एक मैरिड कैंडिडेट हैं तो आपको ये कॉलम फिलअप करना है कि संतान संबंधी विवरण यहाँ पर देना है। जीवित पुत्र या पुत्री के जो भी नाम है वो यहाँ पर क्लियर कट मेंशन कर देने हैं। अब यहाँ पर यह भी बताना है कि 1/6/2002 से पहले आपकी कितनी संतान थी, उसकी संख्या यहाँ पर लिख देना है, और कुल संतान 1/6/2002 के बाद में आपकी कितनी है इसकी जानकारी भी यहाँ पर साथियों लिख देनी है। इसके बाद में आपका पत्र व्यवहार का पता और स्थायी निवास का पता। पत्र व्यवहार हो सकता है आप झुंझुनू जिले के हों और जयपुर में आज किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों तो आप जयपुर में आपका पत्र व्यवहार का पता रख सकते हैं, लेकिन आपका जो स्थायी पता है वो मूल निवास के अकॉर्डिंग होने वाला है, तो वो अपना देख लीजिएगा। दोनों पते यहाँ पर डाल दीजिएगा। अगर आपके दोनों सेम है तो दोनों सेम डाल दीजिएगा। मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी के लिए इन्होंने बोला है तो ये अनिवार्य है, आप लिख सकते हैं। इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आती है शैक्षणिक योग्यता की। शैक्षणिक योग्यता में यहाँ पर देखिए आपकी 10th की है, 12th की है, बीए यानी ग्रेजुएशन, जो आपका पीजी है उसकी जानकारी, ठीक है। अगर आपने बीएड वगैरह कर रखी है उसकी जानकारी, नेट सेट गेट किसी में भी अगर आप पास आउट है तो बिल्कुल उसकी जानकारी, एमफिल पीएचडी की जानकारी, अन्य कोई डिप्लोमा है तो उसकी जानकारी। अब यहाँ पर उनकी कौन कौन सी जानकारी देनी है मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूँ, उसके बाद में सारी जानकारी यहाँ पर आपको सेम लिखनी है। जैसे हम 10th क्लास का यहाँ पर ऑप्शन चूज कर लेते हैं तो 10th क्लास में आपको सबसे पहले, जैसे आप राजस्थान से हैं तो आपको बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान है, अजमेर है, उसका नाम यहाँ पर लिख देना है। किस वर्ष में आपने 10वीं क्लास पास की है उसकी जानकारी यहाँ पर लिख देनी है। कुल प्राप्तांक कितने थे उस एग्जाम में, जैसे 600 का पूर्णांक था तो वो यहाँ पर लिख देना है। उस एग्जाम में आपके प्राप्तांक कितने हैं कुल अंक में से, जैसे 600 का पूर्णांक है तो और 480 नंबर अगर आपके बने हैं तो 480/600 आपको लिख देना है। प्रतिशत यहाँ पर निकल कर आ जाएगा आपका, वो लिख देना है। श्रेणी आपको फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड कौन सी मिली वो लिख देना है। और इसमें देखिए 10th क्लास में आपका कोई ऐच्छिक विषय होता नहीं है तो आपको इसमें ब्लैंक छोड़ देना है। कोर्स की अवधि आपकी 12 महीनों की आप डाल सकते हैं। प्रयासों की संख्या, अगर हो सकता है कोई कैंडिडेट दूसरी बार अगर 10th क्लास पास की है तो उसको 2 डालने हैं। अगर आप पहली बार में पास आउट कर गए तो यहाँ पर आप अपना 1 नंबर डाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 12th क्लास के लिए सेम रहेगा, ये बाकी सब सेम रहेंगे। आप अपने बोर्ड का नाम देखिए चेंज हो सकता है या वर्ष आपके चेंज हो सकते हैं, लेकिन जानकारियाँ आपकी लगभग सेम रहेंगी। अब यहाँ पर जो चेंज होगा वो यहाँ पर आपके ऐच्छिक विषय हो सकते हैं चेंज, हो सकता है आपने पीसीएम से की हो सकता है आपने आर्ट्स से की हो, तो वो जो भी आपका ऐच्छिक विषय है वो यहाँ पर क्लियर कट मेंशन कर दीजिएगा। ये आपकी शैक्षणिक योग्यताओं की जानकारी हो जाएगी। अब इसके बाद में अगर आप इंटर्नशिप आपके ऊपर लागू है तो उसकी जानकारी यहाँ पर आप दे सकते हैं, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन विवरण, ये मैक्सिमम कैंडिडेट का यहाँ पर ब्लैंक रहता है, इसमें कोई आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है। पद है तो आवश्यक अनुभव, तो ऐसा कोई अनुभव चाहिए नहीं, लेकिन फिर भी आपके पास में कोई अनुभव है तो उसकी जानकारी आप दे सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड वालों के लिए मैं विशेष तौर पर यहाँ पर आपको
बता रहा हूँ। ठीक है, अब अतिरिक्त विस्तृत जो सूचना है वो यहाँ पर साथियों आपको लिखना है। अगर आपने पहले से किसी भी डिपार्टमेंट में काम किया है तो उसको यहाँ पर साथियों पूरा विवरण आपको लिखना होगा कि पद का नाम क्या था, ठीक है, उसमें नियुक्ति अधिकारी का पद नाम क्या था, ठीक है, पद ग्रहण करने की दिनांक क्या थी, पद छोड़ने की दिनांक क्या थी, आप टेम्परेरी थे, परमानेंट थे या फिर संविदा पर थे, वो जानकारी आपको लिखनी है। ठीक है, वेतनमैन आपका क्या था वो लिखना है। तो कंप्लीट जानकारी यहाँ पर आपको लिख देनी है। अब कोई कैंडिडेट अगर आयु में छूट चाहता है, ठीक है, तो आयु में जो छूट चाहिए उसके लिए आप प्रमाण पत्र आप यहाँ पर अटैच करोगे, ठीक है, तो उसकी जानकारी भी यहाँ पर आपको क्लियर कट मेंशन कर देनी है। इसके बाद में देखिए किसी ने पुरस्कार प्राप्त किया है तो मैक्सिमम का ब्लैंक रहता है, लेकिन अगर आपके पास में है तो आप टच यहाँ पर टिक कर सकते हैं या फिर यहाँ पर आप राइट डाउन कर सकते हैं। कोई शोध वगैरह अगर आपने कोई पीएचडी वगैरह या फिर कोई रिसर्च की है तो उसकी जानकारी यहाँ पर साथियों लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में हो सकता है किसी कैंडिडेट के ऊपर कोर्ट केस चला हो या फिर वो यहाँ पर हो सकता है कि विभाग के द्वारा उसको ब्लैक लिस्टेड किया गया हो, दंडित किया गया हो, तो उस परीक्षा का नाम, वर्ष और उसके कारणों का उल्लेख करें। अगर आरपीएससी ने पहले से कोई दंडित किया है तो उसकी जानकारी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। अगर आपके ऊपर नहीं लागू होता है तो ब्लैंक यहाँ पर आप छोड़ सकते हैं। कोर्ट केस अगर आपके ऊपर चला है तो उसकी जानकारी यहाँ पर आपको क्लियर कट देनी है 6 नंबर में कि किस प्रकार का आपने अपराध किया था, आप दोष सिद्धि आपके ऊपर हुई या फिर वो पेंडिंग है कोर्ट केस, वो आपको यहाँ पर कंप्लीट जानकारी देनी है। इसके बाद में यहाँ पर साथियों आपको एक शपथ युक्त घोषणा करनी है। इसमें कुछ नहीं कि ये जो जानकारियाँ हैं वो मेरी बिल्कुल सही है और मैंने इनको ध्यान से पढ़ लिया, आप पढ़ लीजिएगा। फिर भी इसमें आपके जो शपथ पत्र है इस पर साइन आपको यहाँ पर करने होंगे। स्थान अपने गाँव का नाम लिख सकते हैं, दिनांक जिस दिनांक को आप साइन कर रहे हैं और यहाँ पर आपके साइन साथियों आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर आपको देखिए एक संलग्न सूची दे रखी है, जो भी आपकी भर्ती के ऊपर लागू होती है उसे अटैच कर दीजिएगा। 10th 12th और ग्रेजुएशन ये मिनिमम आपकी लागू होती है, हर एग्जाम में लागू होती है, तो यहाँ पर आप उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। 10th क्लास का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, 12th क्लास का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट एंड आपकी जो डिग्री बनती है वो, ठीक है, बीए और जो बीएड है उसके साथ में आपने अगर पीएचडी भी कर रखी है तो उसके डॉक्यूमेंट या फिर और कोई जो भी एग्जाम है जिसका डॉक्यूमेंट आप अटैच करना चाहते हो वो सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर साथियों अपने अटैच कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए अन्य प्रमाण पत्र में अपना एक मूल निवास, यहाँ पर आपका जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, और यहाँ पर आप अगर और कोई अगर डॉक्यूमेंट अटैच करना चाहते हैं जैसे मैरिज सर्टिफिकेट आपका हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई शपथ पत्र यहाँ पर अटैच करना चाहते हैं तो उनके नंबर डाल के यहाँ पर आपका संलग्न संख्या आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए सीरियल नंबर और दिनांक में कैंडिडेट को डाउट रहता है। सीरियल नंबर का मैं आपको क्लियर कर दूं, आपका जो भी डॉक्यूमेंट जारी हुआ है उसके ऊपर एक पर्टिकुलर सीरियल नंबर रहता है, वही डालना है। यहाँ पर रोल नंबर नहीं डाल देना है। जिस दिनांक को आपकी सर्टिफिकेट या मार्कशीट जारी रहती है उस दिनांक को ही यहाँ पर मेंशन करना है, तो खास करके इसमें रोल नंबर नहीं लिखिएगा। कार्यालय टिप्पणी में आपको कुछ नहीं करना, आपको ब्लैंक छोड़ देना है। ये जो प्रपत्र 3 है इसको लेकर डाउट रहता है कि किसको फिलअप करना है, तो प्रपत्र 3 में आपको बता देता हूँ कि अगर कोई कैंडिडेट फॉर्म भरते समय यहाँ पर अपीयरिंग में है तो उसको ही ये भरना है, बाकी किसी कैंडिडेट को यहाँ पर ये फिलअप नहीं करवाना है। अगर आप अपीयरिंग में हैं तो जिस संस्था से आप अपीयरिंग में हैं, जैसे आप बीएड अपीयरिंग में हैं तो बिल्कुल उस संस्था प्रधान से आपको ये साथियों फिलअप करवाना है। संस्था प्रधान के यहाँ पर साइन और स्टैंप आ जाएंगे और यहाँ पर आपके हस्ताक्षर आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में एक शॉर्ट चेकलिस्ट रहती है, इसमें आपको टिक करना होता है। प्रपत्र 4 है ये, इसमें कुछ नहीं है, नॉर्मल सी जानकारियां हैं, आप पढ़िए आपके समझ में आ जाएगा। जैसे 1 नंबर में आपको बताता हूं कि अभ्यर्थी की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता विज्ञप्ति में निर्धारित योग्यता के सर्वथा अनुरूप है या उससे भिन्न है। तो बिल्कुल अगर आपकी जो योग्यता है जो नोटिफिकेशन में दी गई है, जो चाहिए भर्ती के लिए, अगर वो सेम है, उसके अनुकूल है, तो बिल्कुल यहाँ पर सर्वथा अनुरूप आप कर सकते हैं। इसके बाद में अभ्यर्थी आवेदन की अंतिम तिथि को अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता प्राप्त था या उसके बाद प्राप्त किया, तो इसमें वो डेट मेंशन करनी है या फिर वो टिक करना है आपको कि जो फॉर्म की लास्ट डेट थी उस समय तक आपकी जो योग्यता चाहिए वो कंप्लीट थी या नहीं थी। अगर कंप्लीट थी तो आवेदन की अंतिम तिथि तक प्राप्त, इसमें ये टिक कर देना है। यदि अभ्यर्थी आवेदन के समय अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण नहीं था तो क्या आवेदन की अंतिम तिथि तक उस परीक्षा के अंतिम वर्ष के पाठ्यक्रम की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका था। तो अगर आपने जो आवेदन की अंतिम तिथि है उसमें उस समय में जो आपका लास्ट वर्ष चल रहा था आपकी योग्यता का जो आपकी क्वालिफिकेशन है, क्या उस समय की परीक्षा में आप सम्मिलित हो चुके हैं। अगर परीक्षा में सम्मिलित हो चुके हैं तो फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। अगर नहीं यहाँ पर आप अपीयर हुए हैं एग्जाम में अभी तक तो उसमें आपको ये वाला ऑप्शन चूज करना है। क्या अभ्यर्थी अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता आयोग की परीक्षा तिथि तक उत्तीर्ण की है, क्योंकि रूल यही है कि एग्जाम डेट तक आपको परीक्षा उत्तीर्ण कर लेनी है, योग्यता ग्रहण कर लेनी है, अन्यथा आपको यहाँ पर साथियों एग्जाम या फिर भर्ती से बाहर कर दिया जाता है। तो अगर आपने एग्जाम डेट तक उत्तीर्ण कर ली है तो यहाँ पर आपको टिकअप कर देना। इस प्रकार आप ये पढ़कर
नॉर्मल जानकारियां साथियों टिकअप कर सकते हैं। इसके बाद में अपनी श्रेणी को जो जानकारियां हैं वो दे देनी है कि जिस श्रेणी से फॉर्म भरा था या उसी श्रेणी में है या फिर अलग में है। तो अगर उसी श्रेणी में है तो सेम ये टिक आप नॉर्मल पढ़ के कर लेंगे। राजस्थान का मूल निवासी है तो राजस्थान का मूल निवासी कर दीजिए, राजस्थान का मूल निवासी नहीं है तो राजस्थान के मूल निवासी पर आपका टिक हो जाएगा। ठीक है, तो सेम आपको ये चीज़ें पढ़ कर आप नॉर्मल चीज़ें हैं ये कर लोगे। अनुभव का बहुत ज़्यादा इश्यू रहता नहीं है तो इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास में अनुभव है तो उसको आप दर्शा भी सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इसके बाद में आपकी आयु की गणना की यहाँ पर आ जाता है कि जो निर्धारित तिथि है उसको आपकी आयु क्या है। तो जो मैंने आपको बताया पहले आयु के बारे में कि किस डेट को क्या गणना होगी वो नोटिफिकेशन में क्लियर कट रहता है, तो आयु वाले सेक्शन में जाकर आप देख लीजिएगा। विज्ञप्ति अनुसार निर्धारित तिथि को आयु सीमा आपकी न्यूनतम कितनी थी उस विज्ञप्ति में और अधिकतम कितनी है वो जानकारी यहाँ पर आपको लिखनी है। विज्ञप्ति में कितनी मांगी गई है, अभ्यर्थी की श्रेणी क्या है वो यहाँ पर साथियों क्लिक कर देनी है और इसके बाद में आवेदक के हस्ताक्षर यहाँ पर आप अपने साइन कर सकते हैं। इसके बाद में जो अगले वाला जो कॉलम है ये साथियों कार्यालय उपयोग के लिए है। ये इसमें आपको दर्शाएंगे कि आपने जो डॉक्यूमेंट लगाए हैं यानी इनकी शॉर्ट चेकलिस्ट है कि यहाँ पर जो आवेदन पत्र हस्ताक्षरित व पूर्ण प्रविष्टियों सहित प्राप्त हुआ है कि आपने जो स्क्रूटनी फॉर्म भरा है वो सही भरा है या नहीं भरा है। तो बिल्कुल अगर सही है तो वो हाँ कर देंगे, यानी ये आपके काम की चीज़ नहीं है, जो भी है वो ऑफिस वाले ही करने वाले हैं या जो आपका डीवी करेंगे वो करने वाले हैं। और उसके बाद में वो अभिशंसा करेंगे कि जो कैंडिडेट है वो पात्र है या नहीं पात्र है। अगर आप पात्र हैं तो यहाँ पर वो पात्र लिख देंगे। ठीक है, ये जो वाला कॉलम है यहाँ पर आपको हाँ करके और यहाँ पर आपको पात्र घोषित कर देंगे। लेकिन अगर आप अपात्र हैं तो अपात्र लिख के वो यहाँ पर एक रीजन मेंशन कर देंगे किस वजह से आपको प्रोविजनल सूची में डाला गया है, वो रीजन यहाँ पर मेंशन कर देंगे। जो भी अधिकारी आपका डीवी कर रहा है उसके हस्ताक्षर यहाँ पर रहने वाले हैं। तो साथियों ये कंप्लीट जो फॉर्म है उसके बारे में हमने इस सेशन में जाना। फिर भी अगर कोई छोटा मोटा डाउट आपके मन में रह गया हो तो बिल्कुल आप टेलीग्राम चैनल RS एजुकेशन सेंटर ज्वाइन करके आप मेरे से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर मेरा वहां पर आपको मिल जाएंगे, क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। इस सेशन में बस इतना ही। सेशन में दी गई जानकारी अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट रही हो तो सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।